नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। इंद्रजीत सरोज पर दर्ज केस को वापस लेंगे राजा भैया। इंद्रजीत सरोज पर दर्ज केस को वापस लेंगे राजा भैया। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया था केस। इंद्रजीत ने राजा भैया के खिलाफ की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। राजा भैया की तरफ से दायर हुआ था मानहानि का मुकदमा। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट विचाराधीन केस में अब केस को वापस लेंगे राजा भैया। राजा भैया के वकील न्यायालय में पेश करेंगे प्रार्थना पत्र। 13 मई को इंद्रजीत ने बेटे पुष्पेंद्र के साथ की थी मुलाकात। कौशाम्बी सीट से सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं पुष्पेंद्र सरोज। 13 मई को इंद्रजीत ने बेटे पुष्पेंद्र के साथ राजा भैया से की थी मुलाकात। कौशाम्बी सीट से सपा प्रत्याशी बनाए गए हैं पुष्पेंद्र सरोज। ऐसे में कौशाम्बी सीट से सपा प्रत्याशी बनने के बाद पुष्पेंद्र सरोज ने राजा भैया से की मुलाकात। अब यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सस्पेंस जैसी कोई बात नहीं थी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जनसत्ता दल का कोई भी प्रत्याशी इस संसदीय चुनाव में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में नहीं लड़ रहा। हमने वो कारण भी रखा आप लोगों के सामने और बराबर पूरे क्षेत्र से समर्थकों का, मतदाताओं का, शुभचिंतकों का, कार्यकर्ताओं का फोन और संपर्क करके ये प्रश्न उनके बराबर हमसे पूछे जा रहे थे कि करना क्या है इस चुनाव में। तो सबसे राय लेने के बाद अब ये निर्णय लिया गया कि इस चुनाव में जनसत्ता दल की तरफ से कोई किसी के समर्थन का निर्णय नहीं लिया गया है और सभी सम्मानित जो कार्यकर्ता समर्थक है, जिनका जहां मन हो, जिसको मतदान करना, जिसको आशीर्वाद देना, वो स्वतंत्र है, वहां कर सकते हैं। भाजपा संजीव बलियान भी आए थे और सपा कैंडिडेट दोनों प्रत्याशियों से सर आपने मुलाकात किया कौशाम्बी से? जहां तक संजीव जी की बात है, वो हमारे व्यक्तिगत मित्र हैं, उनसे हमारा राजनीतिक संबंध नहीं है और प्रत्याशी दोनों आए थे और जो बात हम आपसे कह रहे हैं उनसे भी हमने यही कहा कि ये कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि हम लोग क्या करें। इसी खबर पर हमारे साथ प्रतापगढ़ से संवाददाता वीरेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ चंदन वर्मा भी हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वीरेंद्र, आपका रुख करेंगे। जिस तरह से राजा भैया का बयान सामने आया है, तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने विचारों के आधार पर वोट करने की उन्होंने बात की और इस बात का उन्होंने खुले मंच से ऐलान किया। उसके बाद जिस तरह से पुष्पेंद्र सरोज से उनकी मुलाकात हुई है और अब मानहानि के केस को वापस लिया गया है, इसके क्या मायने निकाले जा सकते हैं? कि अभी 3 दिन पहले सपा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज अपने पिता इंद्रजीत सरोज और राजा भैया के काफी करीबी रहे कुंवर शक्ति सिंह के द्वारा मुलाकात इंद्रजीत सरोज की कराई गई और जो है लगातार इस विषय में चर्चा करते रहे। और आपको बता दें कि राजा भैया के साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में कोई भी सुचिता और दुश्मनी स्थायी नहीं रहती है, समय समय बदलती रहती है। और वहीं विनोद सोनकर की बात करें तो विनोद सोनकर ने कई प्रधानों के खिलाफ जो जांच कराई थी और उनका कई मामलों में उनके अभी भी कई लोगों की जांच कराई थी। उस सब को लेकर भी यहाँ के प्रधान और अध्यक्षों में काफी जो है लेकर रोष है और अपने तरफ जो है नहीं कर पा रहे। और इसी को लेकर राजा भैया के निर्देश पर उनके अधिवक्ता हनुमान पांडे जी न्यायालय में उसको केस वापस लेने की पैरवी करना शुरू किए। जी बिल्कुल, हमारे साथ चंदन भी बने हुए हैं लखनऊ से। चंदन, जिस तरह से राजा भैया के बयान सामने आया है और इसके साथ ही साथ केस लेने की बात कही जा रही है, इंद्रजीत सरोज पर दर्ज मानहानि के केस को अब वापस लेंगे राजा भैया, तो क्या माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव ज्यादा हो चला है? एक तरफ लोकसभा का जो ये चुनाव है, ये मतदान हो रहा है, चौथे चरण का मतदान हो चुका है और 5वें चरण का मतदान होना है। ऐसे में जो इंद्रजीत सरोज है, उसके ऊपर जो मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया था राजा भैया के द्वारा, वो उसे वापस लेने की बात कही जा रही है। राजा भैया के जो अधिवक्ता है, उनको राजा भैया ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसमें एक अपील डाल के वो मुकदमा वापस लिया जाए। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो राजा भैया है उनका पूरी तरह से समर्थन है पुष्पेंद्र को, क्योंकि पुष्पेंद्र जो है वो इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं और कौशाम्बी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं राजा भैया
अब समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव उनका देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो ये एक बड़ा जो उन्होंने बयान दिया है कि राजा भैया ने जो बयान दिया है, क्योंकि 2019 में जब इंद्रजीत सरोज जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने राजा भैया को लेकर एक टिप्पणी करी थी, जिस पर राजा भैया ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था। लेकिन वो मानहानि का मुकदमा 2019 से चल रहा था, यानी न्यायालय में विचाराधीन था। लेकिन अभी जब जनसभा हुई थी, हाल ही में जो जनसभा हुई थी, उस जनसभा के मंच से, खुले मंच से राजा भैया ने ये बात कही थी कि जो इंद्रजीत सरोज पे जो मानहानि का मुकदमा है उसको वापस लिया जाएगा। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि चुनावी दौर है और राजा भैया लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि राजा भैया एक तरफ भाजपा अपने तरफ खींचने की बात कर रही, वही सपा अपनी तरफ। लेकिन अब राजा भैया का जो झुकाव है वो समाजवादी पार्टी की तरफ देखने को मिल रहा है। प्रियंका जी। जी बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव देखने को मिल रहा है। वीरेंद्र, जिस तरह से राजा भैया का बयान सामने आया है और चंदन भी जिस तरह से कह रहे हैं कि केस वापस लेना, और पुष्पेंद्र सरोज को जिस तरह से समर्थन दे रहे हैं, ऐसे में क्या माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी से नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्योंकि संजीव बालियान से मुलाकात को लेकर उन्होंने कहा है कि वो उनके व्यक्तिगत मित्र हैं, ना कि उस मुलाकात को राजनीतिक रंग देना चाहिए। आपको प्रियंका बता दें कि कहीं न कहीं बिल्कुल नजदीकियां बढ़ रही हैं, और जो है समाजवादी पार्टी की लगातार उस मुलाकात के बाद 3 से 4 रैलियां जो है कुंडा और बाबागंज विधानसभा में लगी हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं। और जो है मुकदमा वापस लेने की जहां तक की बात है कि राजा भैया के साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में कोई भी दुश्मनी स्थायी नहीं होती है, समय समय बदलती रहती है, और इसको लेकर कहीं न कहीं भाजपा खेमे में काफी मायूसी दिखाई दे रही है इसको लेकर। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं खेमे में मायूसी जरूर नजर आ रही। चंदन, जिस तरह से वीरेंद्र का भी साफ कहना है कि मायूसी बीजेपी खेमे में दिखाई दे रही है, ऐसे में समाजवादी पार्टी से नजदीकियों के मायने क्या निकाले जाए? क्योंकि राजा भैया को लेकर लंबे समय से माना जा रहा था कि न्यूट्रल रहेंगे इस पूरे चुनाव में, और उसके बाद चुनाव के बाद देखा जा सकता है कि किधर समर्थन होता है अगर आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में जब समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव साफ देखने को मिल रहा है, तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से किनारा करने की शुरुआत हो चुकी है? ऐसे उस दिन भी हो गया था। राजा भैया लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। आए दिन जो राजा भैया है वो सुर्खियों में बने थे, हर पेपर हर चैनल पर वो दिखाई दे रहे थे। लेकिन जिस तरह से आज इंद्रजीत सरोज का जो मुकदमा जो दर्ज था मानहानि का, उसको वापस लेने की अगर राजा भैया ने बात कही है, तो ऐसे में साफ हो गया है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी की तरफ उनका झुकाव है, और जो प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का, जो इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है, उसकी तरफ झुकाव दिखाई दे रहा। तो ये साफ हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं किनारा करते हुए राजा भैया दिखाई दे रहे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो मुकदमा वापस होता है उसके बाद जो राजा भैया हैं वो लगातार, क्योंकि जनसभाएं कर रहे हैं और बड़ी बड़ी जनसभाओं में जा रहे हैं, बड़ी बड़े मंचों से वो ऐलान कर रहे हैं, तो ऐसे में ये साफ हो चुका है कि कहीं ना कहीं अब राजा भैया का जो झुकाव है, जो नजदीकियां है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ चुकी है। और जो समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी है, यानी जो इंद्रजीत सरोज का जो बेटा है पुष्पेंद्र सरोज, उसकी तरफ उनका झुकाव है और उनकी तरफ पूरा तरह से वो समर्थन देने को तैयार हो चुके हैं, और मुकदमा वापस लेने की जो कवायद है वो भी जारी हो गई है। उनका जो अधिवक्ता है, जो उनकी तरफ से जो अधिवक्ता है राजा भैया की तरफ से, उन्होंने भी अपील डालने की बात कही, यानी न्यायालय में अर्जी देने की बात कही है। जो मुकदमा चल रहा है एमपी एमएलए कोर्ट में, उसको वापस लिया जाएगा। और राजा भैया ने ये साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से किनारा काटते हुए नजर आ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ झुकाव और मिलनसार यानी जो झुकाव है वो देखने को मिल रहा है, समर्थन देखने को मिल रहा है। जी प्रियंका। जी जी बिल्कुल चंदन, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और इसके बाद अगली खबर रांची से आ रही है। झारखंड के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रांची में करेंगे रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में करेंगे रोड शो। कल बोकारो में अमित शाह जनसभा को करेंगे संबोधित। तो रांची से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। झारखंड के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रांची में करेंगे रोड शो। झारखंड के चुनावी दौरे पर कल रांची में करेंगे रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार संजय सेठ के पक्ष में होगा रोड शो। कल बोकारो में अमित शाह जनसभा को भी करेंगे संबोधित। झारखंड के चुनावी दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। तो झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो करने के लिए पहुंचेंगे।
चुनावी दौरे पर रहने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे की जा रही हैं। रोड शो के साथ ही साथ जनसभा को भी करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में जनता के बीच पहुंचकर बीजेपी को वोट देने की करेंगे अपील। तो गृहमंत्री अमित शाह का कल रांची का दौरा, जिसके लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से तैयारियां जोरों पर हैं। गृहमंत्री अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में पहले रोड शो करेंगे और उसके बाद जनसभा को भी करेंगे संबोधित। और इसी खबर पर रांची से संवाददाता अजय कुमार पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह कल रांची पहुंचने वाले हैं, रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ के पक्ष में वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? क्या इंतजाम बीजेपी के द्वारा किए गए हैं? रांची की राजधानी की सड़कों पर आज फिर नरेंद्र मोदी के बाद अमित शाह का अब जलवा दिखेगा। आप देख सकते हैं कि शाम को आज शाम 5 बजे जो राजधानी के रोड शो कई जगहों पे रोड शो करेंगे और यहाँ के जो सांसद है, स्थानीय सांसद जो निवर्तमान सांसद संजय सेठ है, उनके लिए यहाँ के जनता से वोट मांगेंगे। तो निश्चित रूप से ये चुनावी का माहौल जो सरगर्मी है वो काफी तेज हो जाएगा, जिसके पिछले लगातार एक से एक बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है वो राजधानी यानी झारखंड पहुंच करके विभिन्न जो लोकसभा में जो चुनाव होने जाने हैं वैसी जगहों में वो लगातार धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। तो आज अमित शाह आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। हालांकि देखिए यहाँ तापमान की तपिश बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन राजनीति उतनी ही तेज है जितनी आप देख सकते हैं। देखिए हालांकि अभी जो चीजें देखी जा रही थी, आलमगीर आलम पिछले दिनों गिरफ्तार करने के बाद आज उनकी पूछताछ होने जानी है। ऐसे में कांग्रेस को लेकर के जो विपक्षी दल हैं वो इस बात को निशाना जरूर साधेंगे कि चीजें जो झारखंड में भ्रष्टाचार को लेकर के जो जितनी खुलासा ईडी ने किया है, इस बात की चर्चा आज अमित शाह रोड शो के जरिए जरूर करेंगे। जी बिल्कुल, तो गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे तो भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ हमला बोलते हुए नजर आएंगे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में रोड शो भी करते हुए नजर आएंगे। रोड शो को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और कहां से कहां तक का रूट तय किया गया है? देखिए राजधानी के बीचों बीच सड़कें में छुटिया से लेकर के इन तमाम मेन रोड होते हुए करबला तक होती हुई सारी जगहों इन जगह पर जाएंगे। तो कई जगह लंबा एक रोड शो है और चूंकि यहाँ बीजेपी का गढ़ रहा है और ऐसे में ये चीजें यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी जो यशस्विनी सहाय हैं उनके जो यहाँ के इनके प्रतिद्वंदी हैं यानी स्थानीय संसद के, तो इससे जो झारखंड में इस बार जो चुनाव जो देखा जा रहा है वो बिल्कुल अलग तरीके से है कि जो कोई चुनाव है यानी रांची जो लोकसभा सीट है वो सीधा आमने सामने का यानी कांग्रेस बीजेपी से सीधा सामना होना है। तो ऐसे में जो चूंकि अमित शाह आ रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि अब ये जो चुनाव होने जाने हैं 25 तारीख को जहाँ जो चुनाव होंगे वो उसका प्रभाव यहाँ कितना पड़ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, तो प्रभाव को लेकर देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की बात करें तो क्या उत्साह देखने को मिल रहा है? पहले प्रधानमंत्री और अब गृह मंत्री। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। देखिए कल देर रात से उनकी तैयारी जो रोज जहाँ शो होनी है और जिन जगहों पे उनकी कड़ी सुरक्षा के बीच में कार्यकर्ता भी काफी उत्साह के साथ अभी कुछ ही समय में धीरे धीरे मंच बनना शुरू हो जाएगा और कार्यकर्ता जो सड़क पर आप दिखेंगे। इसके अलावा कई जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भी जनता को संबोधित करेंगे, देखने को मिलेगी। यानी जनाधार जिस प्रकार से पीएम मोदी रोड शो के जन सैलाब देखने को मिला था, वैसे ही फिर अमित शाह के रोड शो पे भी जन सैलाब देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, क्लीन स्वीप की बात जिस तरह से झारखंड में हो रही है और 14 की 14 सीटें जीतने की बात भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है, ऐसे में कुछ चरणों पर चुनाव पहले ही हो चुके हैं, क्या स्थिति आपको नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितनी सीटें आती हुई नजर आ रही हैं इस बार? देखिए बीजेपी जो चुनावी रणनीति है वो काफी उनकी मजबूत है। आप देख सकते हैं कि कई मुख्यमंत्री यानी राज्य के कई मुख्यमंत्री झारखंड के दौरा कर रहे हैं
और एक से एक के बाद वो लगातार वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। फिर निश्चित रूप से जो विपक्ष पर जो झारखंड में आमने सामने की बात है, यानी कि हर चीजों में मतलब कुछ एक सिटी छोड़ करके आमने सामने है, यानी इंडिया गठबंधन और बीजेपी के साथ सामना होना है। तो ऐसे में जो बीजेपी अब जो एक के बाद एक सबातोड़ जनसभा संबोधित कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो बीजेपी भारी पड़ रही है, क्योंकि जबकि झारखंड बीजेपी का गढ़ रहा है, जहाँ 12 सीट बीजेपी के खाते में रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो बीजेपी की लगातार चुनावी दौरा जो है, निश्चित रूप से जो अपने सीट जो है उनकी सीट है और उसमें कामयाबी हासिल करने में सफल हो पाएंगे। जी, इसके अलावा कांग्रेस और जेएमएम की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस और जेएमएम को लेकर झारखंड में चुनावी माहौल बना हुआ है, मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी को इसका कितना फायदा होगा और कांग्रेस जेएमएम को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, फायदे नुकसान की बात तो अगर देखिए दोनों पार्टियां अलग अलग अपनी तरीके से दलील दे रही है। देखिए बीजेपी ने साफ तरीके से कहा कि झारखंड में पर्याप्त भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार की एक के बाद खुलासे हो रहे हैं। इस बात को वो जब जनता के बीच में लेके जा रहे हैं कि सरकार में जब से बड़ी भ्रष्टाचार के ही खुलासे हुए। ये मैंने बीजेपी ने नहीं कहा कि तमाम केंद्रीय एजेंसियां ही की है, या जमीन घोटाले के मामले हो, हेमंत सोरेन की बात कहें, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आलमगीर आलम से लेकर के जो IAS अधिकारी प्रजा सिंगल से या कहें चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम की बात कहें, तो ये तमाम लगभग 2.5 साल से अधिक एक के बाद एक खुलासे किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से बीजेपी इस बात को भुनाना चाह रही है, इस बात को जताना चाह रही है कि झारखंड में जो सरकार जो गठबंधन की सरकार है, या झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस की जो सरकार है भ्रष्टाचार से सम्मिलित है। ऐसे में जनता के बीच में इस बात को वो मजबूती के साथ ले जाना चाहिए। क्योंकि दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं कि जो जेएमएम और कांग्रेस है वो केंद्रीय एजेंसियां बीजेपी पर तानाशाह का आरोप लगा रहे हैं। वो इस बात को जब कर रहे हैं कि ये बीजेपी जो है यानी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसके राज्य में दुरुपयोग हो रहा है। अब उससे कई ज्यादा कैश पकड़ाने या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई मामले दर्ज हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं उन पर केस नहीं हो रहा। इस सरकार से एंटी कन्वेंसी वो अपने तरीके से अपनी दलीलें दे रहे हैं। ये राजनीतिक फिजाएं हैं, राजनीतिक ये हैं चर्चार्थ हैं, तो हर लोग अपने अपने तरीके से ले जा रहे हैं। क्योंकि कल जो घटना घटी और ईडी कोर्ट में पेश होने के बाद 6 दिन का रिमांड जो हुआ, तो कांग्रेस इस बात को जरूर जावेद कहेगी कि इससे कई बड़े मुद्दे बीजेपी के नेताओं के पास है और उनको ईडी नहीं किसी प्रकार से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रही है। सिर्फ जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। रायबरेली के रण से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी, बीजेपी में शामिल होंगे सपा विधायक मनोज पांडे, छोड़ेंगे साइकिल की सवारी। शुक्रवार को हाथों में कमल थामेंगे मनोज पांडे। शुक्रवार को रायबरेली में अमित शाह की रैली में भी होंगे शामिल। औपचारिक रूप से बीजेपी में शामिल होंगे मनोज पांडे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। इसके अलावा बिना नाम लिए मनोज पांडे ने सपा पर जोरदार हमला बोला, जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाने को कहे, जहां श्री राम को अपशब्द बोलने को कहा जाए, ऐसे दल में रहना पसंद नहीं। मोदी सरकार की मनोज पांडे ने की तारीफ। आपको बता दें कि रायबरेली इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नाक का सवाल बना हुआ है। बीजेपी ने जहां दिनेश प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस से राहुल गांधी मैदान में हैं। 2019 के चुनाव में भी दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे। कि भारत में अगर कोई दल ये कैसे किसी को अनुमति दे सकता है अपने दल के बड़े पदाधिकारी को कि वो प्रभु राम को गाली दे, रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का काम करे, माँ दुर्गा के बारे में अपशब्द बोले, माँ लक्ष्मी के बारे में अपशब्द बोले। इस पर आपत्ति है और घोर आपत्ति है, और ये आपत्ति रहेगी। इसलिए कि भारत ये देश प्रभु राम के आदर्श और मान्यताओं और संस्कारों का ये देश है। ये देश चंद्रशेखर आज़ाद का है, भगत सिंह का है, बुटकेश्वर दत्त का है, जिन्होंने साथ मिलकर के इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियां देने का काम किया है। ये देश वीरांगना झलकारी बाई का है, उदा देवी का है। ये देश आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का देश है, माहेपाशी का देश है, वीरापाशी का देश है। इस देश में किसी भी व्यक्ति को किसी जात और धर्म के बारे में अपशब्द बोलने का अधिकार न भारत का संविधान देता है और न भारत का संस्कार देता है। इस पर हमारी आपत्ति थी, आपत्ति है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर अपने साथ बदसलूकी के मामले में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने आखिरकार 3 दिन बाद पुलिस को लिखित शिकायत दे दी। स्वाति ने गुरुवार को अपने आवास पर आए पुलिस अधिकारियों को करीब 4.5 घंटे तक विस्तार से अपनी आपबीती बताई, जिसको लेकर सियासी पारा हाई है। सुनिए क्या कुछ कहा। स्वाति मालीवाल ने आखिरकार पुलिस को शिकायत दे दी है। शिकायत में स्वाति मालीवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभाग ने उनके साथ बदसलूकी करते हुए थप्पड़ मारा है। इस बात की लिखित शिकायत स्वाति मालीवाल ने दी है। अब पुलिस पूरे मामले में जांच करेगी, लेकिन फिलहाल लंबे समय से इस केस को लेकर माना जा रहा था कि स्वाति मालीवाल ने अब तक लिखित शिकायत पुलिस को क्यों नहीं दी है, चुप्पी साधे हुई थी। कल गुरुवार के दिन पुलिस को बुलाकर स्वाति मालीवाल ने इस पूरे मामले में लिखित शिकायत दे दी। आपको बता दें कि इससे पहले 2 दिन पहले ही इस बात को लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा था, जब जानकारी निकलकर सामने आई थी कि सीएम हाउस से स्वाति मालीवाल ने पुलिस को फोन किया है। 2 बार पुलिस को फोन किया गया, लेकिन पूरी जानकारी तब तक नहीं मिल पाई थी। पहली बात तो इससे ज्यादा निंदनीय और शर्मनाक नहीं हो सकता कि एक मुख्यमंत्री के आवास पर एक महिला के साथ इस तरीके की घटना घटी हो, जिस तरीके से। और ये बात कोई नकार भी नहीं सकता है। उन्हीं की पार्टी के एक वरिष्ठ राज्यसभा सांसद ने इस बात को स्वीकार किया है। और उसके बाद मुख्यमंत्री का रवैया देखिए, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं उन्हीं को लेकर कल अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने साथ लेकर गए हैं। तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि भाई ये कार्रवाई करेंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर एक मुख्यमंत्री के आवास पर ही महिला सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली में आम महिलाओं का क्या होगा। जो बड़े बड़े दावे ये लोग करते हैं, वादे करते हैं, अगर मुख्यमंत्री के आवास पे ही इस तरीके की घटना घटती है तो आगे कोई और दिल्ली में रहने वाली महिला के साथ ऐसी घटना नहीं घटेगी। मेरे मुख्यमंत्री कैसे इस बात का विश्वास दिलाएंगे। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री अहंकार बोल लीजिए या बौखलाहट बोल लीजिए, पर अब इस तरीके की घटना पर वो उतर आए हैं जो कि कतई दिल्ली वासियों के लिए ठीक नहीं है। नहीं, पुलिस मामला दर्ज कर चुकी है, गिरफ्तारी करें और इस घटना के दोषी केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए नहीं है, बल्कि इस घटना के दोषी श्री अरविंद केजरीवाल जी भी हैं। उनके खिलाफ भी इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। कैसे इस प्रकार के अपराध करने वाले अपराधी को वह साथ में लेकर के घूम रहे हैं, कैसे शुचिता की बात करके और गैर कानूनी कृत्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने की आवश्यकता है, कानूनी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों का बचाव करके, मतलब जो अभी तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थे, जमानत पर आए हैं, 2 जून को फिर जेल जाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से वह आम आदमी पार्टी की ही एक राज्यसभा महिला सांसद के साथ उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के घर में इस प्रकार की घटना हो जाती है, वह शर्मसार करने वाली है। इस पर उनको तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। मैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं। जब स्वाति मालीवाल के साथ इस तरह की घटना आपके आवास में हुई, आप उस समय घर में मौजूद थे। आखिर क्यों आपने एक महिला पर अत्याचार होने दिया? क्यों आपने रोकने की कोशिश नहीं की? क्यों आज 4 दिन तक आप चुप्पी रख के बैठे हैं? मैं अब भी आपसे कहता हूं कि अगर थोड़ी सी भी गैरत है तो तुरंत विभव को पुलिस के हवाले करें। देखिए, जब कोई भी महिला के प्रति अत्याचार हो, मॉलेस्टेशन हो, शोषण हो, तो सबसे पहले एफआईआर दर्ज करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं कि स्वाति मालीवाल दिल्ली विमेंस कमीशन की अध्यक्षा भी रह चुकी है, राज्यसभा की सांसद है, और उनके ही पार्टी में उनका ये हाल है, तो सुरक्षा को लेके एक बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह उठता है। हम मांगते हैं और हमारी मांग है कि सच्चाई सबके सामने आए और आम आदमी पार्टी उनके जो लोगों के प्रति कार्रवाई भी करे, क्योंकि ये एक गंभीर मामला है। आज स्वाति मालीवाल है, कल कोई आम नागरिका भी हो सकती है दिल्ली में या कोई अन्य प्रदेश में। तो आम आदमी पार्टी बड़ी बातें न करे, सुरक्षा को लेके पहले तहकीकात कीजिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।